गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों, आज जो हम देखने वाले हैं वह है केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर अम्ल, भस्म और लवण। इससे पहले इसका हम पहला चैप्टर देखे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर था। और सभी स्टूडेंट जो नए आए हैं, मैं इसको एक बार पहले बता दूं कि हमने अभी तक क्या सब पढ़ाई कर चुकी है। तो मैंने अभी सोशल साइंस के सभी पेपर का पहला चैप्टर एंड कर चुका हूं। जो 4 पेपर है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, ये सभी का मैंने पहला चैप्टर ख़त्म कर चुका हूं। और फिजिक्स का पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ख़त्म कर चुका हूं। फिजिक्स का तो दोस्तों दूसरा चैप्टर भी एंड हो चुका है। तो अगर आप लोग ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो हम अपने आज के लाइव सेशन को चालू करते हैं और आज के क्लास में हम लोग जानते हैं अम्ल, भस्म और लवण क्षार क्या है। और जो स्टूडेंट्स नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी आपको रेगुलर क्लास में करवा रहा हूँ। तो आज आप लोगों का सब्जेक्टिव सेशन है। तो हम लोग जानते हैं ये पहले आप लोगों के सामने पहले माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अम्ल, भस्म और लवण क्षार है क्या है दोस्तों? अम्ल, भस्म एवं क्षार। सो दोस्तों, अम्ल, भस्म एवं लवण क्षार क्या है, ये आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो आप लोगों का पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, अम्ल, भस्म या क्षारक दोनों एक ही चीज़ है। तो अम्ल का दोस्तों अंग्रेजी क्या होता है? एसिड होता है। भस्म या क्षारक ये दोनों एक ही वर्ड है और इसका अंग्रेजी होता है बेस। और लवण इसका अंग्रेजी होता है सेल्ट। क्या है? तो दोस्तों हम पहले जानते हैं अम्ल, एसिड क्या है। तो अम्ल दोस्तों, एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिड से उत्पन्न हुआ है। दोस्तों एसिड शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो एसिड शब्द लैटिन भाषा का जो एसिड है उससे उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है सर, खट्टा। तो एसिड का स्वाद भी होता है, वह भी दोस्तों क्या होता है? तो एसिड का स्वाद भी खट्टा होता है। तो यहाँ आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं। तो अगर आपसे पूछा अम्ल, एसिड क्या है, अगर आपको इसका आंसर देना हो तो आप इस प्रकार दे सकते हैं कि एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिड से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है साउर, खट्टा। उसका दोस्तों हमसे परिभाषा पूछेगा तो हम लिखेंगे वे रासायनिक, अभी जो दोस्तों ये खट्टा है इसी से इसका परिभाषा बनता है। वे रासायनिक यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं और धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, उसे अम्ल, एसिड कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा कि एसिड जो है किसे कहते हैं, तो वे रासायनिक यौगिक जो स्वाद में दोस्तों क्या होते हैं? खट्टे होते हैं और धातु से अभिक्रिया कर जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? धातु से अभिक्रिया कर धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, उसे अम्ल, एसिड कहते हैं। और एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा के एसिड से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है सौर, खट्टा। तो ये हमारे एसिड का परिभाषा हो गया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया एसिड का परिभाषा। इसके कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एसिड का एग्जाम्पल क्या सब है? तो एसिड का एग्जाम्पल दो। तो पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका होता है HCl, ये एसिड हुआ। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल इत्यादि। ये सब दोस्तों क्या हो गया हमारा? ये सब हमारा जो है इसका एसिड्स है। ये सब हमारा सभी जो है ये एसिड है। ये आपके स्क्रीन पर जितना देख रहा है ये सभी एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। और एसिड का परिभाषा पूछा तो हम एसिड का परिभाषा दे सकते हैं। वे रासायनिक यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, उसे एसिड कहते हैं। आप लोगों को एसिड समझ में आ गया। अब हम लवण की तरफ अब हम बढ़ते हैं क्षार के तरफ। तो अब हम भस्म या क्षार, जो हमारा सेकंड टॉपिक है भस्म या क्षार, अब हम इसको समझते हैं। सभी स्टूडेंट जो है, जो भी नए और पुराने हैं, वो सभी स्टूडेंट जो है कंसर्ट होकर देखें, क्योंकि ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। मैं आपको पूरा सिलेबस की पढ़ाई करा रहा हूँ और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं आप उससे पूछ सकते हैं कि हमारी पढ़ाई कैसी लग रही है। अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना क्लास लेके आ रहा हूँ। और अभी फिलहाल हमारा केमिस्ट्री क्लास चल रहा है साइंस और सोशल साइंस का, और बाकी का जो क्लास है वो 14 तारीख से आपका मैथ का क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो भस्म या क्षारक किसे कहते हैं? क्या है दोस्तों भस्म या क्षारक? तो वे रासायनिक यौगिक जो स्वाद में कड़वे, क्या दोस्तों? वे रासायनिक यौगिक जो स्वाद में कड़वे, जो तीते, जो दूसरा शब्द हुआ कड़वे या तीते होते हैं, और अम्ल को उदासीन, दोस्तों एसिड को जो है उदासीन कर लवण और जल बनाते हैं। एसिड को दोस्तों क्या कर देते हैं? उदासीन कर लवण और जल बनाते हैं, उसे भस्म या क्षारक कहते हैं। अगर आपको भस्म या क्षारक अगर बेस पूछ दिया कि बेस लिखे क्या है, तो हम उसका परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं।
वे रासायनिक यौगिक जो स्वाद में कड़वे। दोस्तों आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ एक बनता है आपसे, पहला एसिड से मैं रिलेटेड लेता हूँ। आपको एसिड से दोस्तों क्वेश्चन पूछ देगा कि एसिड का स्वाद कैसा होता है, तो हम बताएंगे कि एसिड का स्वाद खट्टा होता है। उसके बाद दोस्तों भस्म या क्षारक, बेस का स्वाद हमसे पूछेगा तो बेस का स्वाद जो है कड़वे मतलब दोस्तों तीते होते हैं, और ये भस्म या क्षारक कहते हैं। जैसे मतलब हो गया दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका अंग्रेजी हो गया इसका रासायनिक सूत्र हो गया NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इत्यादि। ये सब दोस्तों हमारा क्या हो गया भस्म की परिभाषा। सो दोस्तों भस्म हो गया, भस्म के एग्जाम्पल हो गए ये सभी। तो भस्म पूछा तो हम लिख सकते हैं वे रासायनिक यौगिक जो स्वाद में कड़वे या तीते होते हैं और अम्ल को उदासीन कर लवण और जल बनाते हैं, उसे भस्म या क्षारक कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं अब लवण किसे कहते हैं। अब हम क्या जानते हैं लवण किसे कहते हैं। तो लवण दोस्तों अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से जल के साथ बनने वाले दूसरे यौगिक को लवण कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से जल के साथ बनने वाले दूसरे यौगिक को लवण कहते हैं। लवण स्वाद प्रायः में नमकीन होते हैं। लवण का जो स्वाद है वह नमकीन होते हैं। एसिड का स्वाद खट्टा होता है, भस्म का स्वाद कड़वे तीते होते हैं और लवण का स्वाद नमकीन होते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल है, ये हमारा HCl एसिड हो गया, NaOH जो है हमारा क्या हो गया क्षार हो गया, तो ये जल के साथ क्या बना NaCl, ये हमारा लवण हो गया। क्या हो गया ये जल के साथ बना है तो ये हमारा लवण हो गया NaCl। तो आप लोग अम्ल भस्म और लवण ये सभी में आप लोगों की अम्ल भस्म और लवण ये सभी में ये तीनों में आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं है तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें सर हमको पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप हमें बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करूँगा। मैं आप लोगों का भी मैसेज देख लूँगा, मैं कल की क्लास अगर लूँगा, अगर आप लोगों को यहाँ तक में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो पहले मैं उसे कल समझा दूँगा। तो आप लोगों को ये तीनों चीज़ समझ में आ गया कि लवण का स्वाद नमकीन होते हैं, भस्म या क्षार का स्वाद तीते होते हैं और एसिड का जो स्वाद है वह खट्टा होता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा एंड हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछता है एग्जाम में वो पूछता है एसिड के प्रमुख गुणों को लिखे। क्या है दोस्तों क्वेश्चन हमारा सेकेंड जो है वो पूछ सकता है कि एसिड के प्रमुख गुणों को लिखे। तो आपके सामने नीचे में लिखा ये हमारा क्वेश्चन हो गया एसिड के प्रमुख गुणों को लिखिए। तो इसका नीचे में आंसर है अम्ल के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। ये नीचे में दोस्तों आपको 6 दिए गए हैं, तो 6 जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होता है। अगर आपसे पूछा कि एसिड के किन्हीं 2 गुणों को लिखे, ऐसे कम से कम किन्हीं 2 गुणों को पूछेगा तो ये आपसे 2 नंबर में पूछेगा। तो आप लोग इसके सभी गुण जो मैं आपको छोटे बताता हूँ आप लोग याद रखें, क्योंकि ये 5 नंबर में भी कभी कभी पूछता है कि एसिड के प्रमुख गुणों को लिखे। तो पहला लिख सकते हैं एसिड जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा इनके अणुओं में विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड आयन जिसको H+ आयन कहते हैं होते हैं, और ये जल में घुल के हाइड्रोजन आयन प्राप्त करते हैं। दोस्तों क्या करते हैं ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्राप्त करते हैं। ये धातुओं से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। किससे दोस्तों धातु से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। और ये भस्म से अभिक्रिया कर लवण ये भस्म से भी अभिक्रिया कर लवण और जल ही बनाता है। उसके बाद दोस्तों जो है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिड जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आपसे यहाँ ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि एसिड जो है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, तो हम इसका देंगे एसिड जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर आप उसको एसिड को नीले लिटमस पेपर पर डालिएगा तो वह लाल हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ एसिड के गुण है, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन H+ होते हैं, ये जल से घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। उसके दोस्तों ये धातुओं से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, और भस्म या क्षारक से भी अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एसिड जो है धातु से अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, तो एसिड धातु से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। ये हमारे अम्ल के प्रमुख गुण हुए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और भस्म के प्रमुख गुण को देखते हैं। ये अब हमारा हो गया भस्म के प्रमुख गुण। इससे पहले हम लोग देखे एसिड के प्रमुख गुण, अब हम देख रहे हैं भस्म के प्रमुख गुण। तो भस्म के दोस्तों प्रमुख गुण जो है वह निम्नलिखित है। पहला दोस्तों क्या है ये स्वाद में कड़वे या तीते होते हैं। भस्म जो है स्वाद में कड़वे या तीते होते हैं। मैं एग्जाम्पल के दौरान आपको बताया कि ये स्वाद में तीते होते हैं और इनके अणुओं में विस्थापनशील हाइड्रोक्साइड आयन OH होते हैं। क्या होते हैं
OH होते हैं। ये हमारा दूसरा हो गया। और दोस्तों ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त करते हैं और ये जल को उदासीन कर लवण और जल बनाते हैं। ये जो जल को जो है एसिड को दोस्तों उदासीन कर देते हैं और इसको लवण और जल बनाता है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि बल्ब जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है और एसिड जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंस पॉइंट है। ये भस्म जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है तो आप इस पॉइंट को अवश्य याद कर लेंगे कि ये लाल लिटमस पेपर को नीले कर देता है। तो ये आपके भस्म के प्रमुख गुण रहे। भस्म तीते होते हैं, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन OH होते हैं और ये जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन करते हैं और ये एसिड को उदासीन कर लवण और जल बनाते हैं। अब दोस्तों हम अपने आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को यहाँ तक मैं अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट आए कंपलसरी हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें क्योंकि ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है और सभी पेपर आप लोगों के लिए अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको समझ लेंगे। तो अब भस्म के प्रमुख गुण। और जो स्टूडेंट हमारे क्लास को देख रहे हैं वो अपना अटेंडेंस जल्दी से बना दे क्योंकि मैं आपका अटेंडेंस का इंतजार कर रहा हूं। तो आप लोग अपना अटेंडेंस जल्दी जल्दी बनाए। देखता हूं मेरा क्लास कौन कौन कर रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स आज क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आप लोग अटेंडेंस बनाए, मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ। अब ये जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है ये आपके लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने एक चार्ट नज़र आ रहा है। आप लोग इस चार्ट को देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन समझिए। कुछ प्रमुख पदार्थों के नाम और उनमें पाए जाने वाले अम्लों के नाम लिखें। क्या लिखे हैं दोस्तों? पाए जाने वाले पदार्थों के नाम है और उनमें पाए जाने वाले अम्लों के नाम है। तो आप लोग समझे, मैं आपको समझाता हूँ। इससे जो है आपका एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को पढ़ते जाता हूँ, आप लोग इसको समझते जाए। दोस्तों पहला है कच्चा आम, अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। क्या दोस्तों? टार्टरिक अम्ल जो है कच्चा आम, अंगूर और इमली में पाया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो हम लिख देंगे कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल एसिड पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों सेब में जो है मौलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? सेब में जो है मौलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में दोस्तों ऑर्बेजेलिक और ऑब्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों नींबू और नारंगी में सिट्रिक अम्ल एवं एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और नारंगी में दोस्तों सिट्रिक अम्ल एवं एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और चाय में जो हम लोग पीते हैं उसमें टेनिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? टेनिक एसिड पाया जाता है। तो इसमें आपका ये एक इम्पोर्टेंट है कि कच्चा आम, अंगूर, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चा आम, अंगूर और इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। उसका नींबू और नारंगी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये दोनों ही आपसे एग्जाम में पूछता है अधिकतर। तो यहाँ ये 5 देखे और भी हम अभी देख रहे हैं। तो आप लोगों को ये पाँचों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं या आप लोगों को और किसी चीज़ का एसिड जानना है तो वो भी हमें बताएं। पहले आप मेरा देख ले टोटल। तो इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं, सभी लोगों को समझ में आ गया इतना दूर तक का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों है सिरका। क्या है दोस्तों? सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में दोस्तों एसिटिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों सिरका में कैसा पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि सिरका आपसे पूछ देगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव। सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप लोग मेरे क्लास को और मेरे बातों को ध्यान से सुने। दोस्तों आपसे पूछेगा कि सिरका में कैसा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों दही आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे बार बार पूछता है। जो दोस्तों दही हम लोग खाते हैं उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कैसा एसिड दोस्तों पाया जाता है? जो दही हम लोग खाते हैं उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। उसके दोस्तों अम्लपित्त। क्या दोस्तों? अम्लपित्त। इसमें दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कैसा दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लपित्त में पाया जाता है। उसके दोस्तों मानव मूत्र। जो दोस्तों मानव मूत्र है उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड दोस्तों पाया जाता है? मानव मूत्र में जो है यूरिक एसिड पाया जाता है। उसके दोस्तों लाल चिट्टी, बिढ़नी, हुंडा, बिच्छू और मधुमक्खी ये सब में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या सब दोस्तों? फॉर्मिक एसिड। अगर लाल चिट्टी कोई हमको काटता है लाल चिट्टी में, तो अगर पूछा कि लाल चिट्टी में कौन सा एसिड होता है तो लाल चिट्टी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और विटामिन जो है दोस्तों एस्कॉर्बिक। तो ये यहाँ जो हम लोग देखें अभी 6
उसमें से आपको एक ये इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सब का आप लोग एसिड का नाम याद कर लेंगे। मैं भी आप लोगों से कभी भी पूछ सकता हूँ कि इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप लोग इस एसिड का नाम को अवश्य याद कर लेंगे। मैं आपको जब PDF दूँ तो आप लोग इसको VVI कर लेंगे, क्योंकि आपसे एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ भी लिए होंगे इस चैप्टर को और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े होंगे वो अच्छे से समझे और जो पढ़ लिए हैं वो अपने पढ़े हुए चीज़ को रिवाइज करें, उसके समझ में आएगा। कितने स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं वो हमें कमेंट करें, और कितने स्टूडेंट्स इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं वो भी हमें बता। देखता हूँ कि किसका संख्या ज़्यादा है, पढ़ने वाला का या नहीं पढ़ने वाला का। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं और इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है प्रबल एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड या दुर्बल अम्ल वीक एसिड क्या है। क्या दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट हमसे, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसको बोलेंगे प्रबल अम्ल, उसके बाद दोस्तों दुर्बल अम्ल वीक एसिड क्या है। तो पहले हम लोग जानते हैं प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड आप लोग तो स्क्रीन पर तो सभी चीज़ देख ही रहे होंगे, आप लोग सिर्फ इसको समझे, मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग समझ लेंगे अच्छे से। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड या दुर्बल अम्ल वीक एसिड क्या है। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में जान रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा प्रबल अम्ल क्या है, और ये क्वेश्चन पूछता भी आप लोगों से है कि प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, तो इसका परिभाषा लिखेंगे, वह अम्ल जो जल में लगभग पूर्णतः अग्निकृत होकर, मतलब दोस्तों पूर्णतः अग्निकृत मतलब घुल कर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन मतलब वो क्या होगा दोस्तों, H+ आयन प्रदान करता है, उसे प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। उसके दोस्तों इस अम्ल की जो है शक्ति सामर्थ्य उच्च होती है। दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड जो होती है उसकी जो शक्ति सामर्थ्य जो है वो हाई होती है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा कि प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड की शक्ति सामर्थ्य कैसी होती है, तो इसकी शक्ति सामर्थ्य जो है उच्च होती है और ये तीव्रनाशक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, ये तीव्रनाशक होते हैं और तेजाब के नाम से जाने जाते हैं। ये जो प्रबल अम्ल है वो तेजाब के नाम से जानते हैं। आप लोग तेजाब का नाम सुने होंगे, जो ये तेजाब है सभी स्टूडेंट्स का नाम सुने ही होंगे, 99% स्टूडेंट्स का नाम सुने ही होंगे कि तेजाब का। तो तेजाब जो है वो एक प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जाना जाता है। कौन दोस्तों, तेजाब। और तेजाब में एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3 एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सभी हमारे हो गए क्या दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड दोस्तों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो है जल में पूर्णतः अग्निकृत होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन जिसको H+ आयन कहते हैं वो प्रदान करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और इसकी शक्ति सामर्थ्य जो है प्रबल अम्ल की वो उच्च होती है और ये तीव्रनाशक होते हैं जैसे तेजाब। ये मैंने प्रबल अम्ल समझ लिया। अब जानते हैं दुर्बल अम्ल वीक एसिड क्या होता है। तो दोस्तों दुर्बल अम्ल वीक एसिड इसका परिभाषा हम लोग जानते हैं। और जो स्टूडेंट्स क्लास को अंत तक देखेंगे उसी को PDF दिया जाएगा, क्योंकि मैं 2 बार अटेंडेंस लूँगा। और अगर आपका दोनों बार अटेंडेंस मैच नहीं करता है तो फिर मैं आप लोगों को PDF नहीं दूंगा। जिसका मैच करता है मैं उसी को सिर्फ PDF दूंगा। तो वह अम्ल जो जल में आंशिक रूप से अग्निकृत होकर, मतलब तो जो जल से आंशिक रूप से आयनीकृत होकर, मतलब तो घुल कर कम ही मात्रा में हाइड्रोजन आयन, दोस्तों कैसा दोस्तों, कम ही मात्रा में हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या दोस्तों, दुर्बल अम्ल कहते हैं। और तो इस अम्ल की सामर्थ्य या शक्ति क्या होती है, कम होती है। दुर्बल अम्ल की जो शक्ति या सामर्थ्य होती है वो कम होती है और ये तीव्रनाशक भी होते हैं। जो दुर्बल अम्ल जो है ये तीव्रनाशक भी होते हैं। तो दुर्बल अम्ल किसको कह दिया दोस्तों, दुर्बल अम्ल जो है वो अम्ल जो आंशिक रूप से आयनीकृत होकर H+ आयन, कम ही मात्रा में H+ आयन जो है प्रदान करती है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। और इस अम्ल की सामर्थ्य या शक्ति जो है कम होती है और ये तीव्रनाशक भी नहीं होती है। तीव्र जो नाशक आप मानिए जैसे एसिड जो है, प्रबल अम्ल जो है जैसे तेजाब हुआ, ये सब जो है दुर्बल अम्ल। तेजाब जिसको आप, तेजाब को अगर किसी बार एक आदमी पर फेंकिएगा तो वो तुरंत ही जल जाता है, तो इस प्रकार की ये नहीं होती है दुर्बल अम्ल। जैसे में हो गया कार्बनिक अम्ल H2CO3, लैक्टिक अम्ल, एसिट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल, ये सब जो है हमारा दुर्बल अम्ल है। और ये सब का नाम अभी आपको थोड़ी देर मैंने पढ़ाया कि किसमें कौन पाया जाता है। तो ये सब उतना हानिकारक नहीं है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए हम आगे समझते हैं। तो अभी तक मैंने ये इतना क्वेश्चन को जाना, टोटल क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन जाने 5। तो अब हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब आपका छठा क्वेश्चन है, आरहेनियस या अम्ल एसिड सिद्धांत क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही है, ये 6 नंबर होगा दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही है और आपसे ये भी पूछ सकता है कि आरहेनियस का या अम्ल सिद्धांत क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। तो हम इसका परिभाषा जानते हैं, आरहेनियस या अम्ल सिद्धांत क्या है। तो पहले इसको समझते हैं। तो इसको समझिए दोस्तों, अम्लों के संबंध में प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, दोस्तों अम्लों के संबंध में जो है प्रसिद्ध रसायन शास्त्री आरहेनियस, कौन दोस्तों, नाम याद रखिए, आरहेनियस ने अपना जो सिद्धांत दिया उसे आरहेनियस का अम्ल सिद्धांत कहते हैं। आरहेनियस ने जो सिद्धांत दिया उसे ही अम्ल सिद्धांत कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा आरहेनियस या अम्ल सिद्धांत क्या है, तो हम इसका परिभाषा दे सकते हैं, अम्लों के संबंध में प्रसिद्ध रसायन शास्त्री आरहेनियस ने अपना जो सिद्धांत दिया उसे आरहेनियस का अम्ल सिद्धांत कहते हैं। और उसका दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, दोस्तों इस सिद्धांत में जो होता है क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार वे रासायनिक यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ये दोस्तों क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है एसिड जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन प्रदान करता है। ये हो गया आरहेनियस का अम्ल सिद्धांत। तो दोस्तों आरहेनियस का जो अम्ल सिद्धांत जल में घुलनशील अम्लों पर लागू नहीं होता है। आरहेनियस का जो अम्ल सिद्धांत है, एसिड सिद्धांत है, वो जल में घुलनशील, अघुलनशील, जो जल में नहीं घुल सकता है उस पर लागू नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा कि एसिड सिद्धांत जो वह कहाँ कहाँ लागू होता है, तो हम उसका बताएंगे कहाँ कहाँ लागू होता है। सभी जगह लागू होता है, सिर्फ एक जगह छोड़ के, वह कहाँ है, तो अगर कोई पदार्थ जल में नहीं घुलता है तो उस पर जो है ये आरहेनियस का अम्ल सिद्धांत लागू नहीं होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे है तनु अम्ल और सांद्र अम्ल क्या है। दोस्तों अब तनु अम्ल और सांद्र अम्ल हम समझते हैं। आप लोग बोरिंग नहीं हो रहे हैं हमारी क्लास, अगर बोरिंग हो रहा है तो आप लोग बताइए, मैं क्लास को यहीं एंड कर देता हूँ, अगर नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ाता हूँ। तो तनु अम्ल या सांद्र अम्ल क्या है। दोस्तों तनु अम्ल, जब जल की निर्धारित मात्रा में अम्ल की कम मात्रा घुली रहती है, जो दोस्तों जल की जो निर्धारित मात्रा होती है उसमें अम्ल की कम मात्रा घुली रहती है, इसे ही तनु अम्ल कहते हैं। और दोस्तों तनु अम्ल की शक्ति जो है काफ़ी कम होती है। तनु जो अम्ल होती है उसकी शक्ति काफ़ी कम होती है। अगर दोस्तों हमसे पूछा तनु अम्ल और सांद्र अम्ल क्या है, तो पहले हम तनु अम्ल का परिभाषा दे रहे हैं। तो तनु अम्ल, जब जल की निर्धारित मात्रा में अम्ल की कम मात्रा घुली रहती है तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। और इस अम्ल की शक्ति जो है तनु अम्ल की वह काफ़ी कम होती है। उसके बाद दोस्तों क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड है हमारा सांद्र अम्ल, जब जल की निर्धारित मात्रा में अम्ल की अधिक मात्रा घुली रहती है। क्या दोस्तों, जब जल की निर्धारित मात्रा में अम्ल की अधिक मात्रा घुली रहती है तब इसे सांद्र अम्ल, जिसको दोस्तों के सांद्र अम्ल कहते हैं। और इस अम्ल की शक्ति जो उच्च होती है। तो तनु अम्ल की शक्ति, अगर हमसे पूछा तनु अम्ल की शक्ति कैसी होती है, तो तनु अम्ल की शक्ति जो है काफ़ी कम होती है, क्योंकि इसमें जल के जितना घुलना चाहिए उसमें एसिड की मात्रा नहीं रहती है और इसमें निर्धारित मात्रा रहती है सांद्र अम्ल में, तो इसकी शक्ति जो है इस कारण उच्च रहती है। तो ये हमारा परिभाषा रहा सांद्र अम्ल, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपका क्लास जो है 8:30 तक चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। उसके दोस्तों तनु भस्म या सांद्र भस्म, यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। अब हम यहाँ देख रहे हैं तनु भस्म या सांद्र भस्म क्या है। तो दोस्तों तनु भस्म, जब जल की निर्धारित मात्रा में भस्म की मात्रा घुली रहती है, जब दोस्तों जल की निर्धारित मात्रा में भस्म की मात्रा घुली रहती है, दोस्तों भस्म की मात्रा कम घुली रहती है, यहाँ कम छूट गया, आप लोग यहाँ कम लिख देंगे। तो भस्म की मात्रा कम घुली रहती है तो उसे तनु भस्म कहते हैं। और इस भस्म की शक्ति जो है काफ़ी कम होती है। दोस्तों तनु भस्म है, इसकी शक्ति काफ़ी कम रहती है। क्यों कम रहती है, क्योंकि जितना इसमें घुलना चाहिए उतना इसमें घुला नहीं रहता है। उसके बाद सांद्र भस्म, तो सांद्र भस्म जो है जब जल की निर्धारित मात्रा में भस्म की मात्रा अधिक घुली रहती है, जो जल की दोस्तों निर्धारित मात्रा होती है उसमें भस्म की मात्रा अधिक घुली रहती है, तब इसे सांद्र भस्म कहते हैं। और इस भस्म की शक्ति जो है काफ़ी उच्च होती है। कौन सा भस्म का, सांद्र भस्म का जो है शक्ति जो है काफ़ी उच्च रहती है। सेम उसी का अंतर था, अगर तनु अम्ल और भस्म पूछा तो सिर्फ आप यहाँ भस्म के जगह अम्ल लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे हम, तो ये हमारा तनु अम्ल और सांद्र अम्ल बन जाएगा। चलिए हम अपने 8 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं और ये हमारा आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हम अपने क्लास को एंड कर देंगे। तो पहला हमारा है बैटरी अम्ल क्या है। दोस्तों बैटरी अम्ल, तो 1% तनु, दोस्तों क्या है समझिए दोस्तों, 1% तनु H2SO4 को बैटरी अम्ल कहते हैं। दोस्तों बैटरी अम्ल किसे कहते हैं,
1% तनु H2SO4 को बैटरी आयन कहते हैं। और यह लेड संचालक बैटरी में विद्युत अपघटन का कार्य करता है। ये किसमें दोस्तों विद्युत अपघटन का कार्य करता है? लेड संचालक बैटरी में। उसका दोस्तों हमारा खनिज अम्ल मिनरल एसिड क्या है? तो खानों पृथ्वी के गर्म, मतलब खान का मतलब वो क्या हो गया दोस्तों? पृथ्वी के गर्म से धातु के चट्टानों से प्राप्त किए जाने वाले अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं। जैसे दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सभी जो है खनिज अम्ल है, जो मिनरल एसिड बोलते हैं। तो आप लोग टोटल आज 10 क्वेश्चन को देखें। कितने क्वेश्चन को देखा दोस्तों? यहाँ नंबरिंग पॉइंट कुछ गलती है। आज हम लोग को टोटल इस चैप्टर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन को देखें। इस 10 क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट्स को जो नए हैं पुराने हैं, अगर किसी भी तरह की कोई सहायता चाहिए तो मेरा जो नंबर है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये हमारा नंबर है। आप इस पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। और आपको इसका PDF के लिए भी इसी नंबर पर मैसेज करना होगा। ये नंबर आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से मैं मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो इस चैप्टर से यहाँ तक मैं आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर के 11 को क्वेश्चन को देखा है। अगर आप लोगों को यहाँ तक में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप हमें बता दीजिए। और अभी जितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट में क्लास देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स अभी अपना जल्दी में अटेंडेंस बनाएं, जल्दी में, क्योंकि आपका क्लास एंड होने वाला था, मैं बीच में बोलना भूल गया। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कराएं। मैं जल्दी से आप लोगों के लिए 15 सेकंड का वेट करता हूं। 15 सेकंड में सभी स्टूडेंट जो अपना अटेंडेंस जल्दी जल्दी बना दें। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। तो कल के क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे pH क्या है। दोस्तों कल के क्लास में देखेंगे क्या है? कल के क्लास में हम लोग देखेंगे pH क्या है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे लवण कितने प्रकार के होते हैं। उसके दोस्तों क्या देखेंगे? लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब दोस्तों pH क्या है, लवण कितने प्रकार के होते हैं और इसके निर्देशन क्या, सूचक क्या है, ये सब हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तो ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछता है pH क्या है। तो सभी स्टूडेंट जो है कल के क्लास को अटेंड करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि कल का क्लास भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारा क्लास जो है रोज 8 बजे शाम में होता है। और सभी स्टूडेंट को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का क्लास छूट जाता है, कोई भी क्लास छूट जाता है, तो आप लोग उसे क्लास को बाद में हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये क्लास का जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर उपलब्ध रहता है। तो आप लोग इस भ्रम में ना रहे कि अगर क्लास छूट गया तो हम लोग कैसे देखेंगे। अगर आप लोगों का क्लास छूट जाता है तो आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाके इसको वीडियो को देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, 10th साइंस नाम से प्ले लिस्ट होगा, उसमें जाके देख सकते हैं। 10th सोशल साइंस नंबर का प्ले लिस्ट होगा, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये सब आप लोगों का प्ले लिस्ट है। और हाँ, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल फिर रात 8 बजे, तब तक के लिए बाय।